नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य जगत में एक अप्रतिम इतिहास माना जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनके प्रकाशन वर्ष से लेकर के इसमें किस प्रकार के प्रकरण को रखा गया है, किस किस क्रम में रखा गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे पूरी इसकी विशेषताओं के साथ। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर जो इनके प्रमुख तथ्य हैं, इनके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और इन्हें मैं आप तक साझा कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। और साथ में ये किसी भी परीक्षा में, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि कोई ना कोई आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो इसलिए इसको आज हम यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र मंडली में भी शेयर करें। चलिए अभी देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके कुछ प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करते हैं। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी इसके इतिहासकार हैं। रामचंद्र शुक्ल जी को हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से जानते हैं और इनके इस इतिहास को हिंदी साहित्य में एक तरह से मील का पत्थर माना जाता है। शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की 8वीं जिल्द की भूमिका के रूप में इस हिंदी साहित्य का विकास नाम से एक जनवरी 1929 ईस्वी में इस लेख को प्रकाशित कराया था। शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर, ये प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इस पर ध्यान दें। हिंदी शब्द सागर की 8वीं जिल्द की भूमिका के रूप में, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। पहला आपका बनेगा कि ये किस सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था, किस अंक में प्रकाशित हुआ था, कौन सी जिल्द में प्रकाशित हुआ था, ये दूसरा बन सकता है। तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। बाद में जिसे इन्होंने 1951 में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का 900 वर्षों का इतिहास इसमें दिखाया है। यानी कि इस वाले में इस कवियों की संख्या भी पूछी जाती है कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों का वर्णन किया है। तो इसमें 1000 कवियों के 900 वर्षों का, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास इसमें दर्शाया गया है। प्रकाशन वर्ष इसका 1929 है और सर्वप्रथम ये 1929 में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और बाद में इसे 1951 में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। इसकी विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। विशेषताएं इसकी हमने इतनी सारी नोट कर रखी हैं, उम्मीद है कि आप लोग इनको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करेंगे। ऐसे नोट्स आपको बहुत कम मिलते हैं और फिलहाल ये एक मेरी पहल है कि हाँ भाई, जो भी मेरे पास डायरी में पहले से नोट्स के रूप में नोट डाउन है वो आप तक पहुंचाऊं। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। साहित्य का 4 कालों में विभाजन एक तो सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि यहाँ से साहित्य में जो विभाजन चल रहा था इससे पहले, उसे एक बहुत लंबे चौड़े स्तर पे किया जाना, एक प्रामाणिक नाम न दे पाना, ये सब समस्याएं आ रही थी। तो साहित्य को 4 कालों में विभाजन इसमें किया गया है। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति भी इस इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलती है। जैसे वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा, मतलब आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है और वीरगाथा काल कहा गया, यानी कि वीर प्रशस्ति वाले काव्य। ठीक है। भक्ति काल को उत्तर पूर्व काल, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल, इस तरह से दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। नामकरण का आधार विशेष ढंग की रचनाओं की बहुलता, ये मिलता है। आदिकाल को 4 प्रकरणों का विभाजन किया गया आदिकाल में। और 5वां है अपभ्रंश। अपभ्रंश प्रकरण 2 में अपभ्रंश के अधीन सिद्धनाथ और जैन को रखा गया है। सिद्धनाथ ये संप्रदाय हैं, जो सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इन अपभ्रंश के अंतर्गत इनको रखा गया है। प्रकरण 3 को वीरगाथा काल नाम देकर रासो काव्य रखा गया है। जो शुरुआत के आदिकाल में 4 प्रकरणों का विभाजन हुआ है उसमें इस प्रकार से रखा गया है कि जो अपभ्रंश के 2 प्रकरण हैं उनमें उनके अंतर्गत सिद्धों को, नाथों को और जैन को रखा गया है।
और प्रकरण 3 में वीरगाथा काल नाम देकर रासो काव्य को रखा गया है। विद्यापति को आदिकाल का श्रृंगारिक कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल का श्रृंगारिक कवि माना है, जबकि आप जानते हैं कि आदिकाल में वीर गाथा काल इसको कहा जाता है, तो इसमें वीर प्रशस्ति काव्य ही देखने को मिलते हैं, मुख्य रस इसमें वीर ही आता है, तो इसमें श्रृंगार में रचना करने वाले विद्यापति को ये श्रृंगारिक कवि मानते हैं। भक्ति काल को 6 प्रकरणों में रखा है। भक्ति को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक माना है। इस तरह के कथन आते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उनको याद करते हैं कि भक्ति काल में भक्ति की जो प्रधानता रही वो किस प्रकार से रही, कैसे जो है किस किस आचार्य के द्वारा या किस किस आलोचक के द्वारा उसकी क्या विशेषता बताई जाती है। तो इन्होंने भक्ति को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक माना है। पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने से क्या तात्पर्य है? इन्होंने माना कि अगर भक्ति काल में जैसे जो ईसाइयों का बोलबाला था, अगर उस समय अन्य धर्मों ने यहाँ पर ज़्यादा जो है जोर नहीं दिया होता तो व्यक्तियों के पास भक्ति का कोई और साधन नहीं बचा था, यानी पराजित होकर के वो भक्ति की शरण में गए, इनका ये मानना है। इसका खंडन बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है कि नहीं, अगर भक्ति जो है पराजित मनोवृत्ति नहीं थी बल्कि स्वतः सब में विकसित हुई थी और उत्तर भारत से ये शुरू हुई थी, ये सब चीज़ें उन्होंने बाद में इसका खंडन करके लिखी हैं। संत मत का प्रवर्तक कबीर को माना है। सूफी मत का प्रारंभ कुतुबन से माना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी मत में यानी कि जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उसके प्रथम कवि किसे माना है? तो ये कुतुबन को माना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करें। राम भक्ति शाखा में रामानंद को और कृष्ण भक्ति शाखा में वल्लभाचार्य को इन्होंने स्थान दिया है। रामानंद के कारण राम भक्ति शाखा बनी है और वल्लभाचार्य के कारण कृष्ण भक्त शाखा बनी है। वैसे आप जानते हैं कृष्ण भक्त कवियों की जो शाखा है जिसको हम कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत रखते हैं, उसमें मुख्य योगदान जो है वो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ का है। सूरदास जी अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं और ऐसे 8 कवियों के समूह में आते हैं। तो ये जो अष्टछाप का निर्माण है ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्यों को मिला करके विट्ठलनाथ ने इसका शुभारंभ किया था, यानी इसकी स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। फिर है रीतिकाल को 3 प्रकरणों में विभाजित किया है। केशवदास को भक्ति काल में स्थान दिया इन्होंने, जबकि हम जानते हैं, हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि केशवदास रीतिकालीन कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में स्थान दिया है क्योंकि उनकी रचना जो रामचंद्रिका है और ये राम काव्य के ऊपर लिखी गई रचना है उसको रीतिकाल में इन्होंने नहीं माना है, भक्ति काल के अंतर्गत माना है और रीतिकाल के प्रवर्तक कवि को चिंतामणि को माना है। तो इस तरह से इनका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चिंतामणि को प्रथम आचार्य माना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में चिंतामणि को प्रथम आचार्य माना है, केशवदास को प्रथम आचार्य नहीं माना है। रीतिकाल में आचार्यों की परंपरा चिंतामणि से मानी है और बिहारी को मुक्तककार यानी मुक्तक काव्य रचने वाला और घनानंद को धीर गंभीर पथिक कहा है। एक ही क्वेश्चन में एक ही पॉइंट में 2 चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि एक तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को मुक्तककार कहा है यानी मुक्तक रचना करने वाला कवि कहा है और घनानंद को धीर गंभीर पथिक कहा है। तो ये 2 चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। रीतिकाल में 103 कवियों का वर्णन है। ये मतलब एक तरह से सार है, हिंदी साहित्य इतिहास का निचोड़ है कि आप जो है मुख्य बिंदु उसके जो पूरी किताब उलट पलट के अपने हिसाब से लिखते हैं उसको मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, वो आप तक साझा कर रही हूँ और आगे भी ऐसे ही कोशिश रहेगी। आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, इसे पुरानी धारा और नई धारा में विभाजित किया है। आधुनिक काल में जो आधुनिक काल को हम आधुनिक काल के नाम जानते हैं उसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक काल को गद्य काल संज्ञा किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है और इसे पुरानी धारा और नई धारा में विभाजित भी किया है। काव्य से ज़्यादा गद्य को महत्व दिया है। पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु व पहली मौलिक कहानी इंदुमती को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु को आधुनिक काल का जनक कहा है, भारतेंदु को, और छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है। इसे मधुचर्या, बिंबवाद, अभिव्यंजनावाद,
और घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति भी कहा है। शुक्ल जी का इतिहास आधुनिक तार्किक और वैज्ञानिक ढंग पर प्रस्तुत किया गया है। आप सभी जानते हैं ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है शुक्ल जी का इतिहास। तो इस तरह से इस पे बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद है कि जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे 7000 प्रश्नों वाली, उससे बेहतर ही लगा होगा आपको। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो, ये नोट्स आप तक शेयर कर दिए जाएँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या। और अपनी तैयारी बहुत बेहतर बनाएं, अच्छे से पढ़ें लिखें और जो भी डाउट हो हमसे ज़रूर डिस्कस करें।